चार धाम की यात्रा। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कोरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थीं बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस रोहतास नगर वाली बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। अब रोज की तरह आते ही टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर लेट गए। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई, जया का लिफाफा देखना ज़रा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थीं, पर वही एक थीं जिसने विवाह के बाद शायद कभी सुख नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते, बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती। बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। उम्मीद लेकर बुआ जी किसी तरह जी रही थीं। जया बुआ के लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास नगर बिना बताए जाएंगे। जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम चौंक सी गईं। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता पानी भी दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वह कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में यह सबको पता था कि पापा के निर्णय को बदलना बहुत मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब लोग रोहतास नगर पहुंच गए। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में नल के नीचे कपड़े धो रही थीं। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थीं। बुआ की शादी की फ़ोटो एल्बम मैंने कई बार देखा है। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी साड़ी में बुआ को मम्मी पापा दूर से देखते जा रहे थे। पापा की आंखें डगमगा रही थीं। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ एकदम चौंक सी गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या और कैसे प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभालें, अस्त व्यस्त पड़ा घर को दुरुस्त करें। उसके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वह तो जैसे अपने ज़माने भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने का बहुत शौक था। पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। आज यह उनके रिश्ते हालात ऐसे हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद बुआ को दिया करते थे। पापा ने अपनी बहन को गले लगा लिया। भैया भाभी, तुम सब अचानक, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा। भाभी अंदर आओ ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा।
जया तुम बस मेरे पास बैठो, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर रास्ते में रोककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरों में फटी पुरानी चादर बिछे पलंग पर अपने भैया के पास बैठी थीं। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थीं, सबके लिए नई ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने। शाम होते पूरे घर का हुलिया बदल गया। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नई ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद बुआ जी की रसोई घर का भंडार लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ जी के चेहरे पर सच तो यह था कि उसे अभी सब कुछ सपना लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली, मिठाई का डिब्बा रख लिया। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। जमशेदपुर वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा से कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थीं और सबने तय किया कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसों मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाइयों के परिवार को देखती जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों ने वह गले मिलती जा रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था उसके लिए। रात एक बड़े होटल में सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे मारते मारते काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वह तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी।